बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स से फ़िज़िक्स से रेलेवेंट जो बातें हैं उनको हमने डिस्कस करना है। अब बेटा सॉलिड जो है ना, ये बेसिकली टाइप ऑफ मैटर है, ठीक है, जिसकी फ़िक्स शेप और वॉल्यूम होता है। यानी शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स एट पर्टिकुलर इंस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। अब सॉलिड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हार्डनेस है, यानी कि वो इनकम्प्रेसिबल है, जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंडक्टिविटी, वो करंट को फ्लो करवाते हैं। सारे कंडक्टर नहीं, सारे सॉलिड कंडक्टर नहीं होते, लेकिन उन बाज़ सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। हार्डनेस तो हर सॉलिड की प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी बाज़ की है, बाज़ की नहीं, ठीक है। तो मैं ये सब के लिए बात नहीं कर रहा, ये वैसे कह रहा हूँ कि ये हो सकती हैं सॉलिड्स में। फिर मेलिबिलिटी का मतलब क्या है, सॉलिड्स को हीटअप करके हम उन्हें शीट्स की सूरत में लेके आना, ये उनकी प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी है। ये भी हर सॉलिड में नहीं होती, बाज़ में है, बाज़ में नहीं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, जिसकी वजह से हम उन्हें वायर्स की सूरत में लेके आ सकते हैं। अब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो होती है ना, वो डिपेंड करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स पे। स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि आगे कोई सॉलिड कंडक्टर होगा कि नहीं, मेलिएबल होगा कि नहीं, डक्टाइल होगा कि नहीं। तो वैसे आपको आइडिया होना चाहिए। अब स्मार्ट सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्टडी करना है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। एक होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से मुराद है कि आप किसी सॉलिड को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोवाइड करो तो उसका बिहेवियर जो होगा वो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आप हीट प्रोवाइड करो तो उसका आगे से रिस्पॉन्स जो होगा उसकी थर्मल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी से मुराद कि आप फोर्स प्रोवाइड करो किसी सॉलिड को तो आगे से उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। उसका आगे से बिहेवियर को हम अगर स्टडी करें। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम पहले वो डिस्कस कर रहे हैं डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। बुक पे बड़ा लेंथी सा टॉपिक उसने लिखा हुआ है, इसे आप एक दफ़ा देखिएगा। उसमें यही बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रबर बैंड है, एक रबर है लंबी सी, आप उसके दोनों एंड्स को पकड़ के अपने हाथ दूर लेके जाओ तो रबर बैंड की लेंथ बढ़ जाती है, यानी कि आपने उसमें डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है। डीफॉर्मेशन का मतलब है बगाड़ पैदा कर दी है। चेंज इन लेंथ, शेप या वॉल्यूम को कहते हैं डीफॉर्मेशन। और जब आप अपने हाथ छोड़ देते हैं, यानी हाथों से रबर को छोड़ देते हो, रबर अपनी पहली लेंथ पे वापस आ जाती है। इस तरह एक रबर बॉल है, उसे अगर आप अपने हाथ में यूँ पकड़ो तो हर तरफ से फोर्स अमल करिए उसे, यानी आप उसे स्क्वीज़ करो रबर को, तो बॉल थोड़ी देर के लिए छोटी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही छोड़ते हो वापस आ जाती है। यानी पता ये चला कि आप जब सॉलिड्स पे फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो उनमें डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। डीफॉर्मेशन क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि आप जब सॉलिड पे फोर्स प्रोवाइड करते हो तो उसके एटम्स अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड की लेंथ, वॉल्यूम या शेप में चेंज प्रोड्यूस हो सकती है। और हम जब सॉलिड को फोर्स प्रोवाइड करना छोड़ते हैं तो एटम्स जो हैं विद इन द सॉलिड वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना सॉलिड्स की, कि आप फोर्स प्रोवाइड करो तो उनमें डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो, और जैसे ही फोर्स ख़त्म करो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ जाएं, इसका नाम होता है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिजिड जो होते हैं मटेरियल्स, ठीक है, उनमें डिफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सॉलिड पे कि उन पे कितनी ज़्यादा हार्डनेस है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आपको मेन पता होनी चाहिए डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वाले टॉपिक में, कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच के ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप, वॉल्यूम और लेंथ एज डीफॉर्मिंग फोर्स सीज टू एक्ट। सीज का मतलब रुक जाती है अमल करना, यानी डीफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी में चेंज प्रोड्यूस करती है लेंथ, शेप या वॉल्यूम में। तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करना रोक दें तो बॉडी अपनी एक्चुअल स्टेट में वापस आ जाए, इसका नाम होता है इलास्टिसिटी, ठीक है। कुछ सॉलिड तो बहुत सख्त होते हैं, इस तरह टेबल पे आप जितनी मर्जी फोर्स लगाओ उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, तो यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसमें प्रोड्यूस करते हो तो इलास्टिसिटी का बिहेवियर इसमें भी पाया जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी हर सॉलिड में एग्जिस्ट करती है। कुछ सॉलिड बहुत कम फोर्स पे स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होती है। ये डिपेंड करते हैं ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। तो आज इलास्टिसिटी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए मेन डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में। बाकी आप वैसे पढ़ लेना, वो आपको बता रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, आपको पता है ना सॉलिड की डिफरेंट स्ट्रक्चर की बुनियाद पे टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड्स, पॉलीमेरिक सॉलिड्स।
क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है एटम्स का, लेयर्स की फॉर्म में प्रॉपर वो अरेंज होते हैं। तो कह रहे हैं हम उन पर फोर्स लगाते हैं तो एटम अपनी प्रॉपर इक्विलिब्रियम यानी कि नॉर्मल पोजीशन में डिस्प्लेस हो जाते हैं, इसलिए उनकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे हम फोर्स खत्म करते हैं एटम वापस आते हैं और अपने नीचे ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाते हैं। तो ऐसे उसने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे के उसने बात समझाई है कि डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स फोर्स प्रोवाइड करने पे कैसे होती है। तो इसका वैसे आपको आइडिया होना चाहिए, कोई एक एग्जांपल पूछ लें डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के हवाले से आप कोई भी बता सकते हैं। अब स्ट्रेस से क्या मुराद है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के को स्टडी करने के लिए हमें पहले स्ट्रेस का पता होना चाहिए। स्ट्रेस कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया जो प्रोड्यूस कर सकती है लेंथ, वॉल्यूम या शेप। यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स ओवर एरिया है ना, लेकिन प्रेशर वाले फॉर्मूले हम जिस फोर्स की बात करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि लेंथ, वॉल्यूम या शेप को चेंज करे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो जो उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप को चेंज कर दे तो वो हम उसे स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो स्ट्रेस के लिए हम जिस फोर्स की बात करेंगे वो लाजमी तौर पे डीफॉर्मिंग फोर्स होगी, वो लाजमी तौर पे लेंथ या वॉल्यूम या शेप में चेंज प्रोड्यूस करने वाली फोर्स होगी और इसका यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस वो होता है जो चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस करे, उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए अगर आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करो जो किसी बॉडी की लेंथ को डिक्रीज करते हैं, जिस तरह ये देखो ये मैं फोर्स दी हूँ, अब अगर अप्लाई करता हूँ तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी ना, तो ऐसे टेंसाइल स्ट्रेस को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कह सकते हैं। यानी कि हर कंप्रेसिव स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस होता है, लेकिन हर टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है। हम उस कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस को कंप्रेसिव स्ट्रेस का नाम देंगे जो लेंथ को डिक्रीज कर दे, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दूसरी टाइप है, वो स्ट्रेस दैट कॉज चेंज इन वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और इफ स्ट्रेस कॉज डिक्रीज इन वॉल्यूम इट इज कॉल्ड कंप्रेशनल स्ट्रेस। अगर ऐसा स्ट्रेस जो वॉल्यूम डिक्रीज करे, इसमें ये क्यूब है, इसमें हर तरह से फोर्स लगाओ तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ना, जो मैंने डायरेक्शन शो करवाई है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कंप्रेशनल स्ट्रेस अमल कर रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस वो होता है जो चेंज इन शेप प्रोड्यूस करे, उसे हम शीयर स्ट्रेस कहते हैं। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए जो बड़ी पते की बात है, वो ये कि टेंसाइल स्ट्रेस का जिक्र हम सिर्फ सॉलिड्स के लिए करते हैं। गैस या लिक्विड में तो हम लेंथ चेंज की बात ही नहीं करते, तो उनमें सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस सिर्फ सॉलिड्स में होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हर तरह के स्टेट ऑफ मैटर में है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है, क्योंकि हम सब की वॉल्यूम में चेंज की बात करते हैं। जबकि शीयर स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है। आपको पता है गैस और लिक्विड की तो शेप होती ही नहीं, तो ये वैसे नॉलेज के लिए आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर लेंथ जब चेंज कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस में हम जब बात करते हैं तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा, तो ज़रूरी नहीं है। जिस तरह देखो अगर मैं एक ये रबर है तो उसको मैं अगर खींच के उसकी लेंथ बढ़ाता हूँ तो उसका एरिया कम भी तो हो जाता है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ लेकिन लेंथ चेंज हो गई है। तो ये अंडरस्टूड नहीं है कि लेंथ आप चेंज करो तो वॉल्यूम भी चेंज हो, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब बेटा स्ट्रेन किसे कहते हैं, अगली बात हमें जो डिस्कस करनी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के हवाले से। हमको स्टडी हम जब करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ तो उसमें हम स्ट्रेन का जिक्र करते हैं कि आपने अगर फोर्स अप्लाई की है, स्ट्रेस अप्लाई किया, उसका आगे से क्या रिस्पॉन्स है सॉलिड का, तो उसका वो उसकी स्ट्रेन हमें बताती है। स्ट्रेन होती है मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन एज स्ट्रेस अप्लाइड ऑन दी बॉडी, कि आप जिस बॉडी पे स्ट्रेस प्रोवाइड करते हो उसमें जो बगाड़ पैदा हुआ है ना उसकी पैमाइश स्ट्रेन कहलाती है। स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब स्ट्रेन की डिफरेंट टाइप्स हैं। टेंसाइल स्ट्रेन ऐसी स्ट्रेन है जो यानी ये मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन है जब लेंथ चेंज हो, इसे हम यूं डिफाइन करते हैं सिंपल लफ्जों में, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। मतलब टेंसाइल स्ट्रेन को बेटा हम अपसाइलन से जाहिर करते हैं, इसका फॉर्मूला चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने आपको बताया था ना रेशो डिनोमिनेटर की हमेशा वन वैल्यू के लिए आंसर देती है, यूनिट वैल्यू के लिए। जो मर्जी आप वैल्यू रखो वो यूनिट वैल्यू का ही आंसर देती है। तो मैं फिर कह सकता हूँ ये चेंज इन लेंथ है पर यूनिट लेंथ, कि फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर ओरिजिनल लेंथ थी, मैंने स्ट्रेस प्रोवाइड किया और लेंथ चेंज हुई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मैं 0.2 लिख सकता हूँ। 0.2 डिवाइड बाई 1 0.2। अब अगर मैं ओरिजिनल लेंथ डबल कर दूँ 2, तो बेटा लेंथ ज़्यादा अगर मैं रखूँगा इनिशियल तो उतने ही स्ट्रेस के लिए लेंथ में चेंज ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिसे मैं 0.4 लिख सकता हूँ। 0.4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर तो वही आया ना। तो कहने का मतलब ये कि हमें ये फॉर्मूला हमेशा चेंज इन लेंथ फॉर यूनिट लेंथ ही बताएगी, इसलिए हम टेंसाइल स्ट्रेन को यूं डिफाइन करते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ।
कोई भी क्वांटिटी जो रेशियो से हासिल होती है वो डिनोमिनेटर की 1 वैल्यू के लिए आंसर देती है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि उसका फॉर्मूला F/Q है। अगर आप चार्ज की वैल्यू जो मर्जी रख दो, चार्ज बढ़ाओगे फोर्स भी बढ़ जाएगी, रेशियो यूनिट वैल्यू के लिए आंसर देगी। ठीक है, और इसका यूनिट मेरे को पता भी चल रहा नहीं होगा, मीटर से कट जाएगा। अब इसके बाद ये एक MCQ टाइप मैंने डिस्कशन की है कि अगर मैं आपसे कहें कि इसी वायर की लेंथ हमने डबल कर दी है तो स्ट्रेन क्या होगी, तो टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला ये है डेल्टा L/L नोट। इसको L माइनस L नोट मैं लिख सकता हूँ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, यही होगी ना चेंज इन लेंथ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ लेंथ मैंने डबल कर दी है, तो मैं फाइनल लेंथ को 2L नोट लिख दूंगा, यानी डबल ऑफ ओरिजिनल लेंथ। 2L नोट माइनस L नोट, L नोट से कट गया, यानी ओरिजिनल लेंथ से कट गई, यानी 1 आएगा। किसी बॉडी की अगर लेंथ डबल हो रही है स्ट्रेस अप्लाई करने पे, तो हम कहेंगे इसकी स्ट्रेन 1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मीटर उसकी ओरिजिनल लेंथ है तो चेंज इन लेंथ भी 1 मीटर ही प्रोड्यूस हो रही है। टेंसाइल स्ट्रेन हमें ये बता रही है। तो ठीक है, ये आपको एग्जांपल मैंने बताई है, MCQ अक्सर आते हैं, बच्चे 2 पे टिक कर आते हैं। अगर आपसे कहें ना बॉडी की चेंज इन लेंथ हमने डबल प्रोड्यूस की है ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, यानी डेल्टा L 2L नोट के बराबर होता, फिर 2 आना था, लेकिन उसने बस क्या कि लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स डबल, यानी सिर्फ फाइनल लेंथ हमने डबल की है। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डबल ऑफ ओरिजिनल लेंथ कहता, तो फिर हमने यहाँ पे कहना था कि डेल्टा L पूरा ही 2L नोट के बराबर, वो कह रहा है, फिर 2 आंसर आना था। तो अल्फाज पे गौर करना है। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का पता होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो बराबर होती है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा V/V नोट। ठीक है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम के लिए जो चेंज इन वॉल्यूम, अगर मैं कहता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 1 है, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए 1 मीटर क्यूब ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है इस वक्त। और अगर मैं कहता हूँ 0.5 है, मतलब 1 मीटर क्यूब के लिए 0.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। शीयर स्ट्रेन किसे कहते हैं? इट इज मेजर ऑफ चेंज इन शेप एज शीयर स्ट्रेस अप्लाइड ऑन दी बॉडी, इसे हम कहते हैं शीयर स्ट्रेन। अब इसकी एग्जांपल के लिए मैं डायग्राम बनाई है क्यूब वाली के, फॉर एग्जांपल ये क्यूब है जिसकी मैंने शेप चेंज कर दी है कि फोर्स अप्लाई मैंने की है इस तरह तिरछी, ऊपर और लोअर नीचे वाले एंड पे ये फोर्स मैं अगर इस तरह लगाऊं तो ये इस तरह चिब्बी सी हो जाएगी ये क्यूब। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी लेंथ A है, पता ना क्यूब की सारी साइड बराबर होती हैं, तो फर्स्ट किया मैंने डेल्टा A ये साइड आगे मूव करवाई है, तो डेल्टा A को इस A पे डिवाइड कर दो तो वो किसके बराबर आएगा? टेन थीटा के। ये शेयर स्ट्रेन है कि शेयर स्ट्रेन हमें बताता है कि हम जब किसी क्यूब या सॉलिड को इस तरह हम उसकी शेप चेंज करते हैं तो उसकी जो चेंज इन लेंथ है ना, या जितनी लेंथ हमने इसकी आगे मूव करवा दी है उसको ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड कर दो तो शेयर स्ट्रेन आती है, जिसे हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? टेन थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल हो तो हम शेयर स्ट्रेन सिंपल इस एंगल के बराबर कह सकते हैं। और ये बता रहा है कि जितना एंगल ज़्यादा होगा उतनी शेयर स्ट्रेन ज़्यादा होगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा शेप चेंज होगी। अगर एंगल कम है तो चेंज इन शेप भी क्या होगी? कम। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।